आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 9th। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन के बारे में। चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर भी फर्स्ट ही है हमारा ये 9th क्लास के लिए, मोशन। और बुक के हिसाब से ये 8th चैप्टर, ठीक है। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप 8th क्लास में थे तब तक आपके लिए साइंस एक ही सब्जेक्ट था, लेकिन अब आप देखोगे कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला एक केमिस्ट्री पोर्शन, एक फिजिक्स पोर्शन और एक बायो का पोर्शन। और उसमें से एक हमारे पास क्या है, फिजिक्स, जो हम पढ़ने वाले। इसमें बेसिकली जब फिजिक्स की बात आती है तो नेचुरल फिनोमिना या फिर डेली लाइफ में आप जो चीज़ें देखने वाले, उन सब की स्टडी हम फिजिक्स में पढ़ने वाले। अब जैसे जैसे आप जाओगे, अभी तो आपकी एक तरीके से फिजिक्स की शुरुआत ही है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि भाई लिविंग थिंग्स की स्टडी आप बायो में कर रहे हो, केमिकल के बारे में और केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो, नेचुरल फिनोमिना, लॉज ऑफ नेचर, उसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो। तो इसलिए हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें है वो मोशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं मोशन क्या होता है। आप लोग देखते हो नॉर्मली, यदि हम बात करें तो इसको हम समझने के लिए ना, मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल या एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करते हैं, रेस्ट वाले, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जैसे स्कूल से आते हो या फिर कोई भी काम करके आते हो, आप घर वाले आपको बोलते हैं कि रेस्ट कर लो थोड़ी देर। रेस्ट कर लो थोड़ी देर का मतलब क्या होता है, ये तो शायद नहीं होगा कि आप खेलने चले जाओ, वो आपके हिसाब से रेस्ट करना होगा, ऐसा नहीं। रेस्ट करने का मतलब ये है कि आप टाइम के साथ और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, आप यदि एक ही जगह पे बैठे हुए हो, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप किस में हो, रेस्ट में हो। यदि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो आप किस में हो, मोशन में हो, ठीक है। यदि आपकी पोजीशन है वो टाइम के साथ या पोजीशन के रेस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में यदि चेंज हो रही है तो आप किस में हो, मोशन में हो। यदि आपकी चेंज नहीं हो रही तो आप किस में हो, रेस्ट में हो। यदि हम लिखें motion, an object is said to be in motion if it change its position, with time with respect to surrounding उसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें, हमारा मोशन में। एग्जाम्पल यदि हम बात करें, कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। ए प्लेयर रनिंग इन ग्राउंड। अब हम यदि बात करें रेस्ट की, an object is said to be in rest if it do not change its position with time with respect to surrounding। A person, example, sitting on टेबल या बेंच हम बोल सकते हैं।
अब ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे क्या कि भाई मोशन में कब होगा, जब यदि आप सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आप किस में हो, मोशन में हो। यदि आप सराउंडिंग के रेस्पेक्ट अपनी पोजीशन चेंज, आप एक जगह पे आराम से बैठे हुए हो, जैसे आप मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप जब घर वाले बोलते हैं कि रेस्ट कर लो, उस टाइम पे रेस्ट करने का मतलब ये है कि भाई आप अगले 1-2 घंटे तक जो आपकी पोजिशन है आप उसी पे बने रहो, अपनी पोजिशन चेंज नहीं करो। ठीक है, किसी रेस्पेक्ट में, अपने चारों तरफ के रेस्पेक्ट में, जो आपकी सराउंडिंग है उसकी रेस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करो तो हम क्या कहेंगे, आप रेस्ट में हो। यदि आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आप किस में हो, मोशन में हो। ठीक है, ये अब यहाँ पे यदि हम नॉर्मली बात करें तो दो मोशन की, यदि हम टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ मोशन यदि हम बात करें तो इस चैप्टर में लगभग हम 5 टाइप की टाइप ऑफ मोशन पढ़ने वाले, 5 टाइप के मोशन पढ़ने वाले। जो आगे 2 आएंगे वो मैं बता देता हूं, वो हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब हम अभी जो बता रहे हैं वो टाइप है जो आपने पीछे क्लासों में शायद पढ़ी होगी, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, ऑक्सिलेटरी। ये हम अभी बताने वाले हैं 3 टाइप। देखो कौन कौन सी हैं 3 टाइप इसमें। रह गया अब तो हम बात कर रहे थे 3 टाइप की, उसमें 3 टाइप हमारे पास हमने अभी लिखी। एक तो पहला है रेक्टिलिनियर। भाई यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मतलब उसका जो मोशन है वो एक सीधी डायरेक्शन में है, स्ट्रेट लाइन में है, उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारा मोशन है वो कौन सा है, रेक्टिलिनियर। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, किस में मूव करने लग रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक है, यदि देखें यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसका मोशन कौन सा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, इस तरीके का पाथ है उसका। और यदि ये इस पाथ में यदि मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसका मोशन कौन सा है, सर्कुलर मोशन है। और यदि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक पोजीशन जो उसकी है उसके आगे पीछे मूव करने लग रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक पोजीशन के आगे पीछे यदि मूव करने लग रहा है, उस टाइम पे हम क्या कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो कौन सा है, ऑक्सिलेटरी। ठीक है, लिखते हैं चलो इसके बारे में। टाइप ऑफ मोशन, इसमें फर्स्ट है हमारे पास रेक्टिलिनियर, if an object move in a straight line path, then the motion is रेक्टिलिनियर। ठीक है, सेकंड हमने कौन सा पढ़ा है अभी इसके अंदर, सर्कुलर। अब आप एक चीज और बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हम मोशन डिफाइन कर रहे हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर पाथ, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो हम उसके पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। भाई यदि उसका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा तो रेक्टिलिनियर हो जाएगा, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यदि एक पॉइंट है इसमें यदि हम बताएं तो इस तरीके का पाथ हम काउंट करते ए और बी के पॉइंट के बीच में। अब सर्कुलर में यदि बात करें हम, इफ एन ऑब्जेक्ट
moves in circular path then the motion is सर्कुलर मोशन। इसमें यदि हम बात करें तो किस तरीके का, ये वाला जो पाथ है वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फॉलो करने वाला है, जो उसका पाथ होगा वो सर्कुलर टाइप में होने वाला है इस तरीके के केस में। यदि हम सेकंड बात करें, सॉरी थर्ड, इस तरीके का पाथ वो फॉलो करने वाला। थर्ड केस में क्या होगा, ऑक्सिलेटरी जो है ऑक्सिलेटरी थर्ड है, उसमें क्या होगा, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब है भाई आगे पीछे, अबाउट ए mean position, then motion is called oscillatory। इसमें मैंने आपको अभी बताया था कि जो पाथ होगा वो हमारा, ये हमने क्या मान लिया, मीन पोजीशन, एक यहाँ पे और दूसरा ये उसकी मीन पोजीशन होगी भाई इस केस में। इसके वो आगे पीछे मूव करने वाला है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ तक जा सकता है और ये यहाँ तक जा सकता है, ये इसकी मीन पोजीशन है। यदि वो रेस्ट में रहेगा तो यहाँ पे रहेगा, मोशन में रहेगा तो उसकी मैक्सिमम इस डायरेक्शन में यहाँ तक और इस डायरेक्शन में यहाँ तक। तो ये था। एक टॉपिक और देख लेते हैं अभी हम इसके अंदर, वो है हमारा क्या, स्केलर और वेक्टर। सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देके पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो हमने दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट हमने क्या मान लिया, बी। दो पॉइंट मान लिए, ये इनके बीच की डिस्टेंस, और ये मैंने कितनी मान ली, 100 मीटर मान ली। सपोज करो 100 मीटर मान ली। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर, ए बी इज इक्वल टू 100 मीटर और बी ए इज इक्वल टू 100 मीटर। इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है, पहला जो है वो हमें भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना शुरू किया है, उसकी जो डायरेक्शन है वो ए से लेके बी तक गया है, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ और वो यहाँ तक आया। इस केस में हमने क्या बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो बी से चलना शुरू होगा और कहाँ तक आएगा, वो ए तक। इसमें हमारी ये वाली डायरेक्शन है। इस केस में पहले वाले में ए टू बी मूव किया है, ये वाली डायरेक्शन होगी। दूसरे वाले केस में हमारी ये डायरेक्शन होगी। अब मैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से कहूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये दोनों चीजें जो है हमारे पास वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वाली जो है ये स्केलर। अब शायद आपको समझ में आ भी गया होगा क्या कि यदि हम स्केलर की बात करें उसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होती। क्या मिलेगा आपको, खाली मैग्नीट्यूड। इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो है ही आपके पास, उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो चीज होती है कौन सी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें केवल डायरेक्शन हो, जिसमें केवल आपको ये बताया जाए कि भाई यहां से यहां तक चले 100 मीटर हमने बता दिया, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आपको बता दी 100 मीटर, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया भाई जो ऑब्जेक्ट हमारा वो ए से बी तक आया है या बी से ए तक गया है। डायरेक्शन नहीं थी हमारे पास। डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो चीज हमारे पास वेक्टर बनती है। केवल इन दोनों में यही फर्क है, ठीक है। उसके लिए हम दूसरा एग्जांपल यदि कंसीडर करें तो मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो
वेट वेक्टर क्वांटिटी। अब आप कहोगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, वो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो आप इसको लिख लेते हैं एक बार कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। इसके हिसाब से यदि हम देखें तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार स्केलर को। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which only have magnitude and do not have direction is called scalar quantity। क्वांटिटी एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो डिस्टेंस, स्पीड, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब यदि हम बात करें किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की, किसकी हम बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity। एग्जाम्पल यदि इसकी हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब एग्जाम्पल एक वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो वो जो अभी बताया तो वो भी लिख सकते हो कि यदि हम A to B बात करें तो यदि ये 100 मीटर दे रखा है हमारे पास, तो AB हमारे पास जो हो गया, यदि इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को इस तरीके से या केवल ऐसे, दोनों तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों एक इसके लिए है, मैग्नीट्यूड के लिए ये 100 मीटर, ये तो होगी क्या, स्केलर क्वांटिटी। और यदि हम AB इस तरीके से लिखे, ये क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।